जेलर की मतलब कितनी सैलरी होती है? अराउंड 1 लाख से के आसपास जो सैलरी रहती है। जो बेल्ट जॉब्स हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, यहाँ पर पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है, रिवार्ड्स बहुत कम है। आपको ब्राइब करने की कोशिश करी है लोगों ने? सुकेश नहीं की थी। आप निर्भया केस में इन्वॉल्व थे? जो निर्भया केस ये 2020 का है। सुबह तक ये बिल्कुल नॉर्मल ही थे, तो इनको था ही नहीं कि फांसी होगी। तो सुबह जब 4:30 बजे के आसपास मैंने विनय को कपड़े दिए, जब हमारे पास कंफर्म हो गया, तब वो घबरा गया कि भाई कपड़े चेंज करा रहे हैं मतलब फांसी। उसके बाद तो फिर वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। ऐसे फांसी से पहले लोग वो मांगते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, विश क्या है, ये सब होता है कि नहीं? होता है कि भाई मैं एक बार फैमिली से बात करना चाहता हूँ। इस तरह की चीज़ें हैं जो थोड़ी सी लेजिटिमेट दिखती हैं, वो पूरी की जाती है। और जो ये जेल के अंदर टीवी लग जाती है, वीआईपी ट्रीटमेंट, ये होता है? वो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, वो देते हैं जनरली। जेल में बहुत चीज़ें स्मगल होती है, नहीं होती? तिहाड़ में होती है? मुझे मतलब ना हर जगह मैं देख रहा हूँ ऐसे पॉडकास्ट वगैरह, सब लोग बात करते हैं कि जेल के अंदर रियलिटी क्या है, राइट? पर अपन उस पे बात करने से पहले मेरे को जानना है कि जेल के अंदर पुलिस की रियलिटी क्या है। क्या पुलिस मैन या पुलिस वुमेन जो है, उन लोगों को हम जैसे मूवीज़ में देखते हैं वैसे ही होता है जेल के अंदर, कि नहीं बहुत डिफरेंट एक रियलिटी है? अब हमको पता ही नहीं है बाहर के आप लोग जीते कैसे और क्या होता है उधर अंदर। देखिए, जहाँ तक दिल्ली तिहाड़ जेल की बात है तो एशिया की बिगेस्ट जेल है। फैसिलिटी के मामले में नंबर 1 है, चाहे वो इनमेट्स हों चाहे वो स्टाफ हो। तो कुछ स्टेट्स हैं ऐसी जहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हाँ पुलिसिंग उस तरीके की नहीं है। आप देखेंगे यूपी बिहार के या पश्चिमी यूपी के जो क्षेत्र हैं, वहाँ आए दिन जेल ब्रेक्स होती हैं, अंदर इंसिडेंट होते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो जेल ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसा दिल्ली तिहाड़ जेल में बिल्कुल नहीं है। एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। एक मैं कहूँगा कि एक सिपाही होता है जो कम से कम नहीं तो 100 से 80 से 100 लोगों को कंट्रोल करता है। और जो जेल है वो सिर्फ एक प्रोसीजर पे चलती है। एक हम कह सकते हैं कि हमने कोई रूल बना दिया, अकॉर्डिंगली चलेगी। क्योंकि अभी जिस जेल में मैं हूँ, मेरे पास तकरीबन 2400 इनमेट हैं, और एक शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 का स्टाफ होता है। तो आप देखिए 150 लोग 2400 लोगों को संभाल रहे हैं, और 2400 साधु नहीं है सब ने कुछ ना कुछ क्राइम किया हुआ है। तो वो 2400 बाहर की अगर हम कंपैरिजन करें तो सब पे भारी है, बहुत ज़्यादा। जिनको समाज नहीं रोकता उनको जेल रोकता है, और उनको रोकने वाले हमारे जो बाकी 150 लोग। जी। ओके, इनके लिए सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? क्या डर बड़ी बात होती है कि सामने वाले सुनते नहीं हैं, कि व्हाट डू यू फील? मतलब सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या होता है? 150 लोग हैं 2500 लोगों पे, तो वो तो बड़ी बात हो गई। देखिए, जो जेल है ना, जेल के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो अंडर ट्रायल है, एक कन्विक्ट है। जो कन्विक्ट हैं, कन्विक्ट तो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, क्योंकि उनकी जो आगे चल के उनको बेल होनी है, या उनकी जो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है उसके अंदर उनको रिमिशन मिलती है। तो वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे ही साइन के थ्रू रहता है। ओके, क्योंकि सज़ा कम होनी है कि नहीं होनी है, ये सब आपके पास होता है, तो डिसिप्लिन है। हाँ, वो जरा भी अगर पनिशमेंट करेंगे तो जो हमारा जो DPR है, प्रिजन रूल है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसे पनिशमेंट देते हैं, तो उसकी रिमिशन कट हो जाती है। तो ये लोग तो अपना वैसे ठीक रहते हैं। और जो अंडर ट्रायल हैं, इनका भी नॉमिनल रोल जाता है जेल की तरफ से। तो वो जब इनकी बेल पे सुनवाई होती है, उसको कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम सेटिस्फैक्ट्री लिखते हैं कि भाई जेल में ठीक रहा, बस सुधरने का मौका मिलना चाहिए। ओके, तो इन चीज़ों का फ़र्क आता है। कुछ केसेस हैं जहां हमें डेटरेंट पॉलिसी भी अपनानी पड़ती है, मिनिमम फोर्स भी यूज़ करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में करते भी हैं। ये जो जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो प्रिजनर होते हैं, जो या तो अंडर ट्रायल है या कन्विक्ट हैं, वो अंदर अपना नेटवर्क चलाते हैं पूरा बहुत सारा। तो वो कैसे ऑपरेट करते हैं जेल के अंदर? देखिए, अभी कुछ टाइम पहले तक तो तिहाड़ जेल में फ़ोन के इंसिडेंट भी थे, लेकिन अब हम 5G जैमर्स लगा चुके हैं, तो पूरी तरह से जो नेटवर्क फ्री है अभी तिहाड़ जेल। तो अभी जनरली ये लोग क्या करते हैं, अपनी मुलाकातों पे जो इनसे विजिटर मिलने आते हैं, तो ये अपने दोस्तों को बुलाते हैं। कोई भी मैसेज देना होता है तो अपने दोस्तों को मुलाकातों के थ्रू इनकी लीगल मीटिंग्स होती हैं, लीगल मीटिंग्स ये लोग करते हैं। या जो फैमिली, कुछ तो क्रिमिनल्स ऐसे हैं कि उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है क्राइम के अंदर, तो जो भी मिलने आ रहा है वो उसको बोलेंगे, वो ऐसे ऐसे करते हुए मैसेज पास होता है, और
ये अपना ऐसे अंदर बैठ के कोई फोन पे ऐसे अपना पूरा गैंग नहीं चलाता कि अंदर नहीं, उसकी नहीं। 4-5 लोग हैं और वही फोन पे कर रहे हैं सब? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं होता अब क्योंकि 5G जैमर्स लगे हैं, हाँ, but पहले 5G होता था। हाँ पहले था, पहले के टाइम में था। पहले फोन लोग निकाल के अपना अलग से कर लेते थे। हाँ वो बहुत से इंसिडेंट हुए हैं, हमने भी बहुत फ़ोन सीज किए हैं, बरामद किए हैं। ओके। शुरू में तो देखा है, लेकिन अब पिछले काफ़ी टाइम से नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ बातें इसके थ्रू हाँ होती जो भी मैसेजेस करते हैं उनके थ्रू। हैं। आपने बताया था कि आप निर्भया केस में इन्वॉल्व थे, तो आप कैसे इन्वॉल्व थे इसमें? जो निर्भया केस ये 2020 का है, 20 मार्च 2020। तो उस टाइम पर मैं नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर, हमारे जो डीजी साहब थे संदीप गोयल जी, मैं उनको मिठाई खिलाने गया, आशीर्वाद लेने। तो क्योंकि मैं पहला ऑफिसर हूँ जो नेशनल गेम्स में तिहाड़ को रिप्रेजेंट किया 5 साल तक, और 5 साल मेडल भी रहा। वाह। तो सर उस टाइम पे मीटिंग चल रही थी, मैं गुड बुक्स में था उनकी, तो उन्होंने मीटिंग के अंदर ही मेरे को बुला लिया। जैसे मैंने स्लिप दी कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो मैंने जाके मिठाई खिलानी शुरू की। हमारे डीआईजी साहब बैठे थे, हमारे जो आरएमओ डॉक्टर्स हैं वो सब बैठे थे। तो डिस्कशन चल रहा था, बड़े परेशान थे डीजी साहब, क्योंकि ये पूरा एक इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ था उनकी फांसी। तो मेरे को देख के कहते हैं कि दीपक एक काम कर, तू जाके ज्वाइन कर ले, और तेरा जो कद काठी है ठीक है कि ना तो ये किसी को चोट पहुंचाए ना कोई इनको चोट पहुंचाए, और ये काम निकलवा दे। मैंने कहा ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। तो अंदर से मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। वो केस भी ऐसा था भाई, इमोशंस आपके भी जुड़े थे, मेरे भी जुड़े थे, सभी के जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं करता हूँ। तो उन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर किए मेरे, और 18 तारीख को मेरे को मंडोली से तिहाड़ बुलाया, और 3 दिन हम रेगुलर रहे उनके साथ। सुबह 5:30 बजे फांसी दी, 7:30 बजे के आसपास हमने उनको डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ड्यूटी ख़त्म हुई, फिर बैक टू पवेलियन। तो फांसी से पहले कोई चेकलिस्ट होती है, कोई चीज़ें होती है जो चेक करनी होती है? फांसी से पहले एक तो शाम तक यही श्योर नहीं था, रात तक भी 4 साढ़े 4 बजे तक भी, कि इनको फांसी होगी। क्योंकि 1 बजे 1:30 बजे के आसपास हाई कोर्ट इनके वकील साहब पहुंचे, हाई कोर्ट से फिर वो रिजेक्ट हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 4 बजे के अराउंड में हमारे पास जो इनका फाइनल लेटर आया कि हाँ एग्जीक्यूशन करना है। तब तक तो इनको भी ये लग रहा था कि जैसे हर बार बचते आए हैं, बच जाएंगे। हाँ लॉन्ग ट्रायल जैसे अपॉर्चुनिटी देना जिसको कहते हैं। किस बात पे बच रहे थे? वो जो उनके वकील साहब कुछ ना कुछ, कभी उसकी वाइफ की तरफ से पिटीशन लगा देते थे, कभी जो बहुत कंडे वो अपना सकते हैं, उन्होंने वो सारे अपनाए, बट कुछ नहीं हुआ जी। तो मतलब अभी हम बात करें चेकलिस्ट, कुछ भी नहीं होती उससे कि लेटर आ गया, लेटर होने के बाद कुछ होता है कि ये चेक करो, ये चेक करो? हाँ, आपका उसका जो पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो बॉडी वाइटल्स वगैरह सब चेक किया जाता है, वो सारे चेक किए जाएंगे। डेथ से पहले ये जरूरी है चेक करना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पूरी एक रिपोर्ट बनती है, उसमें हमारे डीएम साहब भी होंगे, हमारे जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं वो भी होंगे, हमारे डीजी साहब भी होंगे। तो पूरी एक कमेटी बनती है, पूरी रिपोर्ट बनेगी, वो वेट होगी, ऊपर जाएगी। एंड उसके डेथ के बाद क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? पोस्टमार्टम भेजना होता है। डेथ के बाद जब हम उनको हैंग करते हैं, डॉक्टर साहब फिर देखेंगे अपने अकॉर्डिंगली, उनको डिक्लेयर करेंगे। जब वो डिक्लेयर करते हैं, बॉडीज़ को उतार के वो पूरा रैप करके प्रॉपर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर उसके बाद क्या वो बॉडीज़ घर वालों को दी जाती है? नहीं, पोस्टमार्टम हॉस्पिटल चले जाती है? हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड करता है केसेस के ऊपर। ओके। एंड जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि ऐसे फांसी से पहले लोग वो मांगते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, विश क्या है, ये सब होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। होता है, तो क्या पूछते हो आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं। एंड वो फिर वो मानते हो, नहीं मानते हो, क्या होता है? नहीं, अब जैसे इनके केस में तो सुबह तक ये बिल्कुल नॉर्मल ही थे, तो इनको था ही नहीं कि फांसी होगी। तो सुबह जब 4:30 बजे के आसपास मैंने विनय को कपड़े दिए, जब हमारे पास कंफर्म हो गया, तो उसको कपड़े दिए कि भाई नहा के कपड़े चेंज कर ले। तब वो घबरा गया कि भाई कपड़े चेंज करा रहे हैं मतलब फांसी हुई। हाँ। तो उसके बाद तो फिर वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उससे पहले तक ठीक थे, रात को 2-2:30 बजे तक मैगी खा रहे थे, सारी चीज़ें बेहतर थी। लेकिन जब उन्हें दिखा कि भाई अब तो
क्योंकि अलग सी एक सरसराहट एक दिख जाती है हवाओं में भी कि क्या चल रहा है। और इतनी कस्टडी हो गई थी तकरीबन 8 साल, तो समझ गए थे कि ये प्रशासन क्या एक्शन लेने वाला है, चेंज हो रहा है, सब आसपास उनको बर्ताव चेंज देखने लग गया। तो वो तो फेंट हो गए थे, उनको कुछ बोले तक नहीं। एंड ऐसे यूजुअली जिनसे कभी पूछा जाता है कि आपकी लास्ट इच्छा क्या है, ऐसे लोग बताते हैं, बोलते हैं कि मेरे को इससे बात करा दो, मेरे को ये करो, कुछ होता है कि भाई मैं एक बार फैमिली से बात करना चाहता हूँ, या मैं कुछ खाना चाहता हूँ, या मैं कुछ पहनना चाहता हूँ। इस तरह की चीजें हैं जो थोड़ी सी लेजिटिमेट दिखती हैं, वो पूरी की जाती हैं। एंड ज्यादा क्या आपको लगता है क्रिमिनल के लिए ज्यादा डिफिकल्ट ना ज्यादा डरावना क्या है, कि मुझे उम्र कैद होगी कि मुझे फांसी होगी? देखिए, जो फांसी के जो केसेस हैं वो रेयरेस्ट टू रेयर है। और अगर हम 10 जजमेंट अगर हम देखेंगे फांसी के, तो 10 में शायद ही कोई 1 या 2 जजमेंट होता है जो वो एग्जीक्यूशन तक जाता है। नहीं तो किसी ना किसी स्टेज पे जाके उसकी मर्सी पिटीशन कई बार अलाउड हो जाती है, कई बार प्रेसिडेंट साहब मान लेते हैं। Really? हाँ, कई बार सुप्रीम कोर्ट मान लेती है। अभी हाल ही का जो इंसिडेंट है सौम्या और जिगीशा क्या इंसिडेंट है पूरा? वो एक पत्रकार को रात को सिर्फ लूट के चक्कर में मारा था। सौम्या विश्वनाथन और जिगीशा घोष, एक कॉल सेंटर की एक लड़की थी। तो इनके ये केस भी बहुत पुराना है, 8 से 10 साल हो चुके हैं। तो इनको लोअर कोर्ट से पनिशमेंट थी हैंगिंग की। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इनकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील किया। क्योंकि उन्होंने कोर्ट को ये लगा, कोर्ट ने माना कि भाई हाँ ये ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, या ये हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, तो इन्होंने कर दिया। तो कुछ केसेस ही ऐसे हैं, 10 में कोई एक की वो फांसी हो पाती है। एक सुकेश के बारे में मुझे बात करनी थी कि सुकेश चंद्रा का केस क्या है? वो जेल में रहकर उन्होंने 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करी, ये कैसे होता है? हाँ, सुकेश का था पीछे इंसिडेंट, इस पे इंक्वायरी भी चल रही है। तो कुछ 200 करोड़ के आसपास का मामला आया था, आज से तकरीबन 2 से 3 साल शायद हो चुके हैं। तो इन्होंने शायद रैनबैक्सी के प्रमोटर्स हैं, हाँ, उन लोगों के खिलाफ जेल में रहकर कुछ बेल वगैरह का एश्योरेंस देकर और उनसे कुछ पैसे लिए थे, जो हमने मीडिया रिपोर्ट्स में या पब्लिक फॉर्म्स में देखा। क्योंकि मेरे पास ये नहीं था उस टाइम पर, तो ये उसकी उस टाइम की ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, लास्ट ईयर ज़रूर था मेरे पास ये। ओके। तो लास्ट ईयर मैंने रेड की थी इसकी सेल्स पर, और इससे कुछ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स भी रिकवर किए थे। जैसे जो इसके जेल के अंदर महंगी चीज़ें पहनना वो गलत है। तो इसके पास शायद जो हमने वैल्यूएशन कराया, जो इसकी जीन्स थी या स्लीपर्स थी, वो शायद काफ़ी ज़्यादा थी उनकी कॉस्ट। मतलब ये जेल के अंदर जीन्स पहनते थे वो 80,000 90,000 की जीन्स पहनते थे, 1-1.5 लाख रुपए की, और जूते वगैरह पहनते थे। ये सब जेल के अंदर ये कैसे आता है सब? इसके पास कैसे पहुंचा? ये मुलाकात पे जनरल फैमिली से, क्योंकि हमारे पास जो जहाँ से सर्चिंग होती है, अब वहाँ नॉर्मल वो सर्च करते हैं, देखते हैं, उन्हें नहीं पता कि किसकी क्या कॉस्ट है। उन्होंने वो सर्च किया कि इसके अंदर कुछ कैविटी तो नहीं है, कोई गलत चीज़ तो नहीं है, प्रॉपर सर्च करके उसको दे दिया। वो तो बाद में पता चला कि ये चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। तो और उनके इसमें ऐसा सारी लग्जरी चीज़ें नॉर्मल तरीके से ही अंदर आई, क्योंकि लोगों को पता नहीं था क्या उसकी प्राइस है कैसे। बट उनकी सीसीटीवी की जो वीडियो क्लिप्स थी वो भी लीक हुई, वो कैसे लीक हुई? हाँ, उस पर भी इंक्वायरी चली, तो और अभी तक शायद वो इंक्वायरी पेंडिंग है या कंप्लीट हुई है, मुझे क्लियर नहीं है उसका। हाँ, जो सीसीटीवी है वो लीक भी हुआ था, और आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। हमें तो बाद में पता चला कि हाँ इस तरह की ये चीज़ें मार्केट के अंदर आ गई। एंड उनसे बहुत सारे एक्टर्स भी मिलने आते थे, नहीं आपने देखा है ऐसे? नहीं, मेरे पास जब वो था तो आपने देखा ही है उस वीडियो में वो कैसे रो रहा था वो हमारे पहुंचने के बाद। तो पहले थे उसके अच्छे दिन, वो जा चुके थे। एंड ये ऐसे अंदर आपको क्या लगता है कि ऐसे वो कैसे ऐसा सिस्टम बना पाया कि जहाँ पे वो लग्जरीज भी लेके आ रहे हैं,
अंदर से बैठ के मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स उनसे जेल में आने के बाद भी मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ? देखिए, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना मैंने उसको ऑब्जर्व किया, तो वो प्रोफेशनली तरीके से चीज़ों को, सामने वाले की ज़रूरतों को देखकर वो इस तरह से बात करता था कि सामने वाला कहीं ना कहीं उसकी झांसों में आ जाए। अब जब मेरे पास उसकी कस्टडी आई तो मेरे को देखकर कहता है कि सर आपका शो बहुत अच्छा था। मैंने भाई कौन सा शो देख लिया? सर आप जो विद्युत जामवाल और अक्षय कुमार के साथ करके आए थे, मैं डिस्कवरी चैनल पे इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर सेमीफाइनलिस्ट रहा। तो कहता है सर वो विद्युत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अगली फिल्म में आपके साथ काम कराता हूँ। मैं काम कर लूँगा, तो जाके बंद हो जा। तो वो देखता है कि कौन इंसान किस तरीके का है, उससे क्या बात करनी है, उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है। एंड मतलब वो बैकग्राउंड अच्छा अगर चेक करके आता है। हाँ, पूरी R&D करेगा आपकी, फिर आपके सामने आएगा और आपके कानों को वो सुनाएगा जो आपके कानों को अच्छा लगता है। एंड ये R&D जब वो जेल में है तब कैसे होती है उसके पास? उसकी अपनी टीम है, उसके लॉयर्स आते हैं, जो फैमिली मुलाकात पे उसके जो पेरेंट्स हैं या जो भी लोग हैं, तो इन्हीं तरीके से। अच्छा, लॉयर्स आके बताते होंगे कि हाँ, यहाँ का जेलर ये है, यहाँ पे स्टाफ ये है, यहाँ पे ये इंसान है, इससे ऐसे बात करना, किसी जज से ऐसे बात करना है। विकिपीडिया पे सबका सब कुछ है, सभी का पता रहता है कौन अधिकारी किस तरीके का है, क्या है उसका बैकग्राउंड, तो सारी चीजें वो कर लेते हैं। एंड अगर एक क्रिमिनल है, उनसे अंदर क्या कराया जाता है? अब किसी को जेल हो गई, अब सुबह से शाम तक वो क्या करते हैं? देखिए, जो इनका डेली रूटीन है वो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हम इनके हेड काउंट करते हैं, इनको सेल से अनलॉक करते हैं और पहले अपनी प्रार्थना करेंगे, फिर योगा सेशंस कराते हैं हम कुछ लोगों के। तो जो यंग एज के हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए गेम्स भी हम कराते हैं। और उसके बाद फिर जो कोर्ट प्रोटेक्शन पे जाने वाले लोग हैं, जिनकी डेली तारीखें लगती हैं, वो कोर्ट प्रोटेक्शन पे चले जाते हैं, और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो जेल के अंदर ही रहते हैं। और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक हम इनको ओपन में खुला रखते हैं, और 12 बजे के आसपास हम इनको दोबारा से हेड काउंट करके बंद कर देते हैं, और 3 बजे हम इनको दोबारा खोलते हैं, फिर से हेड काउंट होता है। 3 बजे खोलेंगे और 6 साढ़े 6 बजे तक सनलाइट तक ये अपना जो इनको पानी लेना है, खाना देना है, सारी चीज़ें वो करके तकरीबन 7 बजे के आसपास हम इनको दोबारा से लॉक कर देते हैं, फिर से 6 बजे। हाँ, इतने जो हमारे कोर्ट प्रोटेक्शन पे जितने भी लोग गए हैं, इनमेट गए हैं, या कोई नया इनमेट आया है, या जिसकी बेल हो गई है, वो सारा हम काउंट करते हैं और उसको क्लियर करते हैं। तो एक जेल में कितने टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं और सेल्स होते हैं? हर किसी को, मतलब जैसे देखते हो ना, किसी को सनलाइट देखना अलाउड नहीं होता, किसी को नहीं क्लोज करके रखते हैं, तो जैसे बाहर होता है राइट, कि एक टाइप की, मतलब मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो हाई सिक्योरिटी के क्रिमिनल्स हैं तो वो अलग हैं, उनकी लिमिटेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं, और बाकी तो जो नॉर्मल रूटीन वाले हैं, तो मैं कहूँ जहाँ तक है कि हार्डली 5 से 7% हाई सिक्योरिटी के क्रिमिनल्स हैं, जिसमें आपके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जैसे जो टाडा है, मकोका है, टेररिस्ट हैं, यासीन भटकल है, हैदर अली है, आपके छोटा राजन है, शाहबुद्दीन है, इस तरह के जो लोग हैं, तो मुश्किल से 10% लोग होंगे ये। इनके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा विजिल रहना होता है, और बाकी नॉर्मल है। तो ऐसे किसी को ब्लैक डार्क विदाउट सनलाइट ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों में। अच्छा, बाकी सबको सेम जेल? जी, सेम, कोई कैटेगरीज नहीं होती अलग? नहीं, कैटेगराइजेशन हम कर नहीं सकते। जो उनकी एज पर ह्यूमन राइट, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो हमें पूरी करनी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो सभी के साथ एक जैसा रखना है। और जो ये जेल के अंदर टीवी लग जाती है और इसे एकदम मूवीज में दिखाते हैं एकदम VIP ट्रीटमेंट, ये होता है? नहीं, देखिए, जो टीवी है वो एक एंटरटेनमेंट है, और जिनका जेल के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो जेल में परेशानियां नहीं करते, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो और बाहर का भी उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है, जैसे मैंने बताया, टाडा नहीं है, मकोका नहीं है, डकैती नहीं है, मर्डर नहीं है, तो उन केसेस में हम टीवी प्रोवाइड करते हैं। ओके, अच्छा, उस सेल में टीवी प्रोवाइड है? वो कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं है, वो हमें देखना होता है, एग्जामिन करना होता है, वो देते हैं जनरली। जो बड़े बैरिक्स हैं, बड़े बैरिक के अंदर 35-40 लोगों पे
एक टीवी हमें लगाना होता है, तो इसके पीछे रीज़न भी बहुत सारे हैं। जैसे जितना हम इनको बिजी रखेंगे, ऑक्यूपाइड रखेंगे, अब सारे क्रिमिनल्स हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो जितना इनको हम बिजी रखते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर उतना ही शांत रहते हैं और हमें भी आसानी होती है जेल चलाने में, और ये भी डिप्रेशन जैसी चीज़ों में नहीं आते।